गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने शुक्राणु जनन की क्रियाविधि में पहला पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम दूसरा पॉइंट लेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्राणु जनन के प्रथम चरण के पूर्ण होने पर स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। स्पर्मेटिड्स हालांकि अगुणित गुणसूत्रों वाली कोशिका है, फिर भी ये युग्मक की तरह कार्य नहीं करते हैं। स्पर्मेटिड्स गोलाकार, पुच्छविहीन व अगतिशील होते हैं, जबकि शुक्राणु या नर युग्मक पुच्छयुक्त व गतिशील होते हैं। अतः इन अविभेदित अगतिशील कोशिकाओं से गतिशील युग्मक बनने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एक शुक्राणु प्रमुख रूप से 3 भागों का बना होता है। पहला है सिर, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पुच्छ या कक्षाभ, टेल और फ्लैजिला। स्पर्मेटिड के शुक्राणु में विभेदन के दौरान इन तीनों भागों का विकास होता है, जिससे संपूर्ण स्पर्मेटिड कोशिका का कायांतरण हो जाता है। वह एक गोलाकार अगतिशील कोशिका से गतिशील शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर शुक्राणु के सिर का निर्माण होना और फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ। शुक्राणु और स्पर्म का अग्रस्थ भाग सिर कहलाता है एवं यह 2 प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है। पहला है केंद्रक, दूसरा एक्रोसोम। इन दोनों की संरचना व निर्माण में क्या परिवर्तन होता है, इसको हम देखेंगे। पहला है शुक्राणु के केंद्रक में परिवर्तन, चेंजेस इन द स्पर्म न्यूक्लियस। शुक्राणु में केंद्रक वह भाग होता है जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान केंद्रक में कई परिवर्तन होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला जो परिवर्तन है वह केंद्रक में से अनावश्यक पदार्थ अर्थात जो आनुवंशिक गुणों के वहन में सहायक नहीं होते हैं को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे केंद्रक सिकुड़कर छोटा हो जाता है। केंद्रक में केवल ठोस रूप से भरे हुए गुणसूत्र ही रह जाते हैं। केंद्रक में डीएनए से संबंधित हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रोटीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। केंद्रक से आनुवंशिक पदार्थों के अलावा सभी पदार्थ बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, जैसे जल, आरएनए, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका आदि। ऐसा करने से केंद्रक का भार कम हो जाता है, जो कि शुक्राणु के गतिशील होने में सहायक होता है। दूसरा इसमें जो परिवर्तन आता है वो है केंद्रक की आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। स्पर्मेटिड की तरह शुक्राणु में केंद्रक गोल नहीं रहता है, बल्कि यह लंबा व संकरा हो जाता है, ताकि तरल माध्यम में आसानी से व तेजी से गति कर सके। दूसरा इसके जो भाग है हेड वाले में, दूसरा जो सिर के निर्माण में परिवर्तन है वो है एक्रोसोम का निर्माण होना, फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम। शुक्राणु न केवल मादा युग्मक तक ही पहुंचना होता है, बल्कि उसकी झिल्लियों को भेदकर उसमें प्रवेश भी करना होता है। इस कार्य में एक्रोसोम सहायक होता है। एक्रोसोम शुक्राणु के केंद्रक के आगे एक टोपी नुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाए और गोल्जी बॉडीज से होता है। स्पर्मेटिड में गोल्जिकाए कई पटलिकाओं, आशाओं व रिक्तिकाओं की बनी होती है। पटलिकाएं
रिक्तिकाओं के चारों ओर संकेंद्रित होती रहती हैं। एक्रोसोम निर्माण के दौरान एक या दो रिक्तिकाएं बड़ी होने लगती हैं तथा इन रिक्तिकाओं में एक छोटी घनी ठोस कणिका विकसित होने लगती है, जिसे हम कहते हैं पूर्व एक्रोसोमल कणिका या प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। यदि एक से अधिक पूर्व एक्रोसोमल कणिकाओं का निर्माण हो जाता है तो ये परस्पर संगलित होकर एक कणिका का निर्माण कर लेती हैं। रिक्तिका एवं कणिका में मोनोसेक्राइड उपस्थित होते हैं। यह कणिका युक्त रिक्तिका लंबे हो रहे केंद्रक के अग्रस्थ सिरे टिप पर स्थापित हो जाती है। अब यह कणिका आकार में बड़ी होकर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल या एक्रोब्लास्ट का निर्माण कर लेती है। यह रिक्तिका अब केंद्रक के अग्रभाग को घेर लेती है एवं शुक्राणु की टोपी का निर्माण कर लेती है। शेष बची हुई गोल्जिकाएं के अवशेष धीरे धीरे कोशिका द्रव्य के साथ साथ विलुप्त हो जाते हैं। एक्रोसोमल कणिका में लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्लियों को भेदने में सहायक होते हैं। Now second is अक्षीय तंतु का निर्माण और फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। शुक्राणु की पूंछ के अक्षीय तंतु का निर्माण स्पर्मेटिड के दूरस्थ तारक केंद्रक डिस्टल सेंट्रियोल से होता है। स्पर्मेटिड का तारक काय और सेंट्रोसोम दो तारक केंद्रकों सेंट्रियोल्स का बना होता है। तारक काय के दोनों तारक केंद्र बेलनाकार आकृति के होते हैं तथा एक दूसरे से समकोण पर स्थित रहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के दौरान दोनों तारक केंद्रक शुक्राणु केंद्रक के पश्च सिरे की तरफ आ जाते हैं। केंद्रक के पश्च सिरे पर एक गर्त का विकसित होती है या निर्माण होता है। दोनों तारक केंद्रकों में से एक तारक केंद्रक इस गर्त में धंस जाता है। केंद्रक का यह गर्त परफोरेटोरियम कहलाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले पदार्थ जैसे एक्टिन व कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। यह तारक केंद्रक शुक्राणु की अक्ष के समकोण पर स्थित होता है। इसे निकटस्थ तारक केंद्रक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। दूसरा तारक केंद्रक दूरस्थ तारक केंद्र या डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। यह निकटस्थ तारक केंद्रक के नीचे तथा शुक्राणु के अक्ष के समान लंबवत स्थित होता है। यही दूरस्थ तारक केंद्रक शुक्राणु की पुच्छ के अक्षीय तंतु या एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। शुक्राणु के अक्षीय तंतु की वही संरचना होती है जो कि एक पक्षाप या कक्षाप की होती है। थर्ड आता है इसमें माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण और फॉर्मेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। दूरस्थ तारक केंद्रक तथा अक्षीय तंतु का अग्रभाग शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण करते हैं। इनके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया संकेंद्रित रहते हैं जो कोशिका के विभिन्न भागों से आकर यहाँ एकत्र हो जाते हैं। धीरे धीरे ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी विशिष्टता को खो देते हैं व परस्पर संगलित होकर दो ठोस कार्यों का निर्माण करते हैं जो अक्षीय तंतु के दोनों तरफ स्थित होते हैं। बाद में ये माइटोकॉन्ड्रियल काय अक्षीय तंतु के चारों तरफ एक सर्पिलाकार आवरण बनाते हैं। इस तरह का सर्पिलाकार आवरण केवल स्तनधारी प्राणियों में ही पाया जाता है। इस आवरण को नेबेन कर्ण कहते हैं, जबकि अन्य प्राणियों में माइटोकॉन्ड्रिया युग्मित होकर एक या दो बड़ी ठोस कायों का निर्माण करते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। शुक्राणु के मध्य भाग के पश्च सिरे पर एक गहरी रंग की वलय भी दिखाई देती है, जो मध्य भाग व पुच्छ के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। इस वलय को तारक केंद्रक या रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। थैंक यू।